गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिल द फॉर्म। मैं रितु, आपकी सीटीपी टीचर, आप सभी का वेलकम करती हूँ फिल द फॉर्म पे। क्षमा चाहती हूँ थोड़ी सी देरी के लिए। तो सभी मेरे साथ जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेरे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं मैसेजेस आप लोग के नहीं देख पा रही हूँ। सॉरी फॉर दैट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, गुड आफ्टरनून दीपू, गुड आफ्टरनून शाहीन, गुड आफ्टरनून रोहित, सभी को गुड आफ्टरनून। मेरे में मैसेजेस आपके शो नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो अच्छी बात है, आप सब मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एमसीक्यू हमें कराना है। ओके, थैंक यू दीपू। एक्चुअली मुझे लेट होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि टाइमिंग से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप कल आप लोग का थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो और भी क्वेश्चन आज हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। गुड आफ्टरनून मंजू। ऐसे ही सब लोग कनेक्ट होते जाइए और अपने नेम भी शो करते जाइए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन मेरे साथ कनेक्ट है। और जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो एंड तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आप सभी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको भी फायदा रहेगा, है ना। क्वेश्चन को जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी ना। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। गुड इवनिंग रुद्र। चलिए, कल हमने पेपर फर्स्ट सॉल्व किया था, आज हम पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे कि सेकंड पेपर की भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी साथ में चलती रहे और आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि दोनों के जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो सेम रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कुछ ज़्यादा डिफर होगा आपको। ठीक है, गुड आफ्टरनून राम परवेश। और सब बढ़िया है, आप लोग की दिवाली की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, जो सीटेट है आपका, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है और इसके एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, जो ऑनलाइन फॉर्म में होंगे। और ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा 31 अक्टूबर से 24 नवंबर लास्ट डेट है। बोर्ड पर ये एक्चुअली ये जो हमारा नया एमसीक्यू का नया फॉर्मेट है, तो उसको हम करेंगे। हाँ, सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया है। और इसकी जो एग्जाम होगी आपकी दिसंबर से जनवरी तक चलेगी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में होगी ये। और जो फॉर्म अप्लाई है 31 अक्टूबर से 24 नवंबर लास्ट डेट है। तो सभी अभी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर हम पूरी जोड़े तो आपके पास ओनली 1.5 मंथ है तैयारी करने के लिए। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, बुक्स के चक्कर में मत पड़िए, रिवीजन करिए, क्लास लीजिए। जो भी हम आपको नोट्स आपको 27 से प्रोवाइड होने लगेगी, आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड करिए और क्लासेस लीजिए। और सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे ना, आपके डाउट्स भी क्लियर होते चलेंगे और आप अपने आप को मूल्यांकित भी करते चलेंगे। आपके जो एग्जाम होंगे ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर में अभी पर्टिकुलर डेट नहीं निकला, पर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और ये जनवरी तक एग्जाम जाएगा आपका। ठीक है मंजू। मधुबनी से हैं, अच्छा। तो वहाँ की तो जो मधुबनी आर्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और आपको बता दूं कि इससे प्रश्न भी आपके सीटेट में बहुत बनते हैं। हाँ, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रुद्र यादव। हम लोगों ने मैंने जब एग्जाम दिया था तो ऑफलाइन फॉर्म में होती थी और काफी टाइम लगता था। बट आप लोग अब नए जनरेशन है, नए तरीकों से दे रहे हैं, तो आप लोग को ऑनलाइन देना होगा। ठीक है। तो दिसंबर से ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये जनवरी तक चलेगा। तो अभी से तैयारियों में लग जाइए, फेस्टिवल मना लीजिए। फेस्टिवल मनाने के बाद से फिर कंसंट्रेट होके पढ़िए। चलिए फिर, जैसे आप
आपको मैं रोज बताती हूँ कि फिलर फॉर्म की हमारी टेलीग्राम चैनल भी है और हमारी इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो हम लोग बस एक ही चीज बोलते हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने से भी क्या होता है, दूसरों को भी इसका प्रॉफिट मिलता रहता है ना। तो टेलीग्राम पे अगर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो अभी मैं वहां से पोलिंग का आपका एमसीक्यू स्टार्ट कर रही हूँ कल से। मे बी मेरी पॉसिबिलिटी यही है कि मैं कल से उस पर एमसीक्यू स्टार्ट करूंगी। तो वहां पे भी होता रहेगा, यहाँ पे भी होता रहेगा, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ओ, सिल्क सिटी, वाह। मतलब आप लोग जिस सिटी से हैं और वहां की जो खासियत है उसको भी बताते चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। आरती गुप्ता लाइव क्लास है, ये जो मेरी क्लास है ये 3 PM पे चलती है। आगे मैं बताती आपको चल रही हूँ, उसी की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो हमारी बैच है ये आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस हैं। जो सोशल स्टडी जो सेकंड पेपर की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो वर्षा मैम करा रही हैं, चंद्रशेखर सर जो करा रहे हैं वो मैथ करा रहे हैं, सुखवंती मैम जो हैं वो इंग्लिश करा रही हैं। आपकी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज सेक्शन होता है। और सीडीपी रितु यानी कि मैं आपको सीडीपी की क्लास लेती हूँ, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की है। और 6 PM पे सोनाली मैम ईवीएस की ले रही हैं और आरती मैम हिंदी की ले रही हैं, और चंद्रशेखर सर मैथ और साइंस दोनों का कराएंगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ, तो अभी तो सबके लिए ये फॉर्म हो गया है कि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है मंजू, तो आप एग्जाम दे सकती हैं। तो आप भी प्रिपरेशन में लगिए, और सबसे अच्छी बात है कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। आप खुद भी पढ़ रहे हो तो एग्जाम दोगे तो मे बी आपके बहुत चांसेस है कि आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम। और मैं उम्मीद यही करूंगी जितने भी मेरे से जुड़ रहे हैं सभी एग्जाम आप लोग क्लियर करिए। कोई बात नहीं, नोट्स नहीं भी बने हैं तो मेरे हम लोग की नोट्स जो आपकी वेबसाइट खुल रही है 27 से, वहां पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने अभी तक क्लासेस लिए जो भी पढ़ाए हैं उसकी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है मंजू, तो आगे बढ़ते हैं। ये टाइमिंग्स आप देख लीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो भी देख लीजिए कि ये अलग अलग क्लास की लाइव सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं सीडीपी की तैयारी आपकी करा रही हूँ, पेपर फर्स्ट और सेकंड की है, और लोग भी हैं जो दोनों पेपर की तैयारी आपकी करा रही हैं। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू 2021 का करेंगे सेकंड पेपर। ठीक है, तो सभी लोग अपने कॉपी पेन पेंसिल जो भी हो लेकर बैठ जाइए, और अपने नंबर्स भी डालते जाना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो और कितने आपके गलत हो रहे हैं, है ना। अपने आप को भी एनालाइज करते चलो। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ठीक है, बचपन की अवधि या बाल्यावस्था जो होती है उसके दौरान विकास कैसी होती है, धीमी और इसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और जटिल है। ये बाल्यावस्था में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं या अव्यवस्थित और असंबद्ध हैं। चलिए मंजू, फिर आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन देना स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पे टाइमिंग भी आपकी केवल 30 सेकेंड दिखा रही है, तो जल्दी से इसको बताइए, इतना टाइम आपको ऑनलाइन एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो फटाफट आंसर करते जाइए। ठीक है, यहाँ बाल्यावस्था की बात हो रही है। ये जो स्टेज होती है इसमें एक विशेषता होती है, वो क्या है, धीमी होती है या से मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और जटिल होती है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, अव्यवस्थित और असंबद्ध होते हैं। रोहित का आंसर आ गया है 1। मंजू बोल रही हैं 1। तो मैं बता दूं, ये जो आपकी बाल्यावस्था होती है 2 स्टेजेस में बटी होती है, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक आपकी लेटर चाइल्डहुड में बटी होती है। ठीक है, तो आप सभी का आंसर मैं बोलूँ तो गलत है। जो ये वाला स्थिति होता है इसको अनोखा काल और जीवन का कठिन काल बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो विकास होते हैं ना वो कई लेयर्ड में होते हैं। अगर इस एज को हम बोले तो ट्वाई जो 2 स्टेजेस में बटे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, ये 2 से 7 वर्ष
तक की होती है और इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, टॉय एज कहते हैं ना, एक्सप्लोरेटरी एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल्स होती है अर्जन वो ज़्यादा होती है, जो अर्ली चाइल्डहुड की बात पे कर रही हूँ, ठीक है। और इनके अंदर जो कंजर्वेशन यानी संरक्षण वर्गीकरण का गुण उस समय नहीं डेवलप होता है, बट जब ये 7 to 12 ईयर यानी 8 to 12 ईयर में जब जाते हैं यानी कि लेटर चाइल्डहुड में, तो जो चीज़ें होती हैं इनके लिए बहुत काफ़ी चेंजेस होती हैं, वो बाहर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, जाते हैं, तो जो हम कहेंगे कि ये क्या होती है, मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वाली होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बचपन की जो बाल्यावस्था वाली एज होती है उसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, कठिन काल भी कहा जाता है। और बाल्यावस्था में एक वो कहते हैं ना समूह में चलने की आदत होती है, तो समूह वाला भी कहते हैं। गैंग एज, प्ले एज जो कहा जाता है ना, खेल की अवस्था, ये बाल्यावस्था की सब विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताते चल रही हूँ। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन में ये बनते चलेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून माही। चलिए, माही का जवाब सही है, फर्स्ट का बी होगा। तो इसमें अब कोई किसी को डाउट तो नहीं है कि जो होता है ये मल्टी लेयर्ड में होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है, जीवन का कठिन काल होता है, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, जो उसका सामाजिक दायरा है बढ़ने लगता है, काफी कुछ समझने लगता है, देखता है, तो ये सब चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, जिन बच्चों को इंग्लिश में अगर समझ में आता है उनके लिए भी मैंने कहा है, और आगे हिंदी के लिए भी मैंने उसको किया है, ठीक है। कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो कहा जाता है, जो ZPD कहा जाता है, ये क्या है, ठीक है ना। एक बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन के वर्तमान स्तर और प्रदर्शन के स्तर के बीच का क्षेत्र, जो बच्चा अपने एडल्ट से यानी बड़ों के द्वारा अधिक कुशल या उससे जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, अधिक साथियों से मदद प्राप्त कर सकता है। या फिर दूसरा है कई तरह के कार्य जो बच्चों को अपनी उम्र के अनुसार करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है। थर्ड में बोला जा रहा है वह प्रक्रिया जहां दो व्यक्ति जो अलग अलग समझ से शुरू होते हैं एक साझा समझ पर पहुंचते हैं, यानी दो लोग एक साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में बड़े सदस्यों द्वारा निर्धारित कार्यों को करना सीखते हैं, यानी जो फिक्स्ड बात करें उसकी बात हो रही है। तो जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सही आ रहा है कि ये वो अवस्था होती है जहाँ पे बच्चा खुद क्या कर सकता है, जो उसकी प्रेजेंट इस वर्तमान स्थिति होती है, और जो वो किसी के दूसरे की हेल्प के द्वारा उस कार्य को कर सके, जो उससे मोर नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सबका, पहला होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ कि जीन प्याजे के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण में बच्चे की क्या एक विशेषता होती है, उसको पूछा जा रहा है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता आपको बतानी है, जो इनमें से कौन सी है। काल्पनिक तार्किक तर्क प्रस्तावित विचार में सक्षम होते हैं, केंद्रीकरण और विचार में अपरिवर्तनीयों से बंधे होते हैं, संरक्षित वर्गीकृत और इसमें सीरेट दिया है पर वो सीरेट नहीं कर पाते हैं, यानी जो उनकी क्लासिफिकेशन होती है वो नहीं कर पाते हैं, और विश्वास और प्रतीकात्मक खेलों में संलग्न होना शुरू कर देते हैं। ये अगर मैं बताऊं तो ये जो बात हो रही है आपकी फॉर्मल स्टेज की बात हो रही है, जो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ये फोर्थ स्टेज है, जो 11 to 15 ईयर होता है। और इस एज में जो बातें करें वो बच्चा क्या होता है, काल्पनिक रूप से सोचने लगता है, अमूर्त चीजों के बारे में सोचता है, वो अपने लॉजिक रीजन देने लगता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि कैपेबल द हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोनेंशियल थॉट्स, यानी कि उसके क्या होते हैं, काल्पनिक और तार्किक विचार प्रस्तावित करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखने में सकारात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है। थर्ड का शाहीन सही है। मंजू वर्मा आप लोग का आंसर सही है। फोर्थ के लिए सभी आंसर करिएगा। हाँ, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीजें उनके सामने प्रेजेंट नहीं है, मूर्त रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं, उनके बारे में भी वो सोचने समझने लगते हैं, उनको भी अच्छी तरह से रियलाइज करते हैं। तो ये हमारा होता है रोहित। फोर्थ का बी बिल्कुल सही आ रहा है। इन्होंने जो नैतिक विकास का बताया था वो क्या था, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का अभिविन्यास है। इसको मैंने कई बार डिस्कस किया, कल भी किया था, तो यहाँ पे टाइम नहीं वो करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शाहीन, हाँ, मंजू, रोहित सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के कई बुद्धिमत्ता, इन्होंने मल्टी डायमेंशनल जो दिया था इंटेलिजेंस की थ्योरी, उसी पे पूछ रहे हैं। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धिमत्ता और अंतरराज्य प्रदर्शन संभावनाओं के प्रकार का सही ढंग से मेल नहीं खाती। इसमें से जो एक है वो सही है, बाकी 3 गलत है। आपको वो बताना है। स्थानिक यानी स्पेशल जो होते हैं वो क्या होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं। इंट्रापर्सनल जो होते हैं सेल्फ पर्सनल होते हैं, भाषाई या लिंग्विस्ट जो उनको बोलते हैं वो मूर्तिकार होते हैं। और शारीरिक काइनेस्थेटिक जो होते हैं वो एथलेटिक होते हैं। सभी आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। रोहित का आ रहा है 5 का डी। आरती ए। तो जो स्थानिक होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे आर्किटेक्ट हो गए, जिनको जगह की और चीजों की देख के इमेज को अपने दिमाग में रख सकते हैं और एक डिजाइन नक्शा को बना सकते हैं, तो वो मूर्तिकार होते हैं। इंट्रापर्सनल जो होते हैं वो दूसरे की भावनाओं को समझने में बहुत ज्यादा एक यहाँ पे जो हुआ सेल्फ की नहीं होती है, एक इंट्रापर्सनल होते हैं, एक इंटरपर्सन होते हैं। ठीक है ना, तो दो अलग अलग होते हैं। तो ये दूसरों की भावनाओं को अच्छे से, भाषाई जो होते हैं जिनकी बोलने की जो वो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। शारीरिक काइनेस्थेटिक यानी जो अपने शरीर के कहें जो मांसपेशियां हैं अपने बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं, तो उसमें एथलेटिक हो जाएंगे, डांसर हो जाएंगे, ये लोग हमारे शामिल होते हैं। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है फोर्थ का, फिफ्थ का आपका शारीरिक काइनेस्थेटिक यानी एथलेटिक, जिनका अपने शरीर की मांसपेशियों गतिविधियों पे अच्छा कंट्रोल होता है। फिफ्थ का डी होगा। शाहीन का जवाब सही आ रहा है। माही बोल रही हैं बी नहीं होगा। इंट्रापर्सनल जो होते हैं वो दूसरों की यहाँ पे जो दिया है इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल होते हैं, दो होते हैं। जो इंटरपर्सनल होते हैं वो खुद की भावनाओं को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और जो इंट्रापर्सनल होते हैं वो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा, मैंने बता दिया। तो जो राइट आंसर होगा वो शारीरिक काइनेस्थेटिक होगा। ठीक है, कोई बात नहीं माही, हम गलतियों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हर कोई सही आंसर देगा तो फिर दूसरे को भी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है कि आप अगर मिस्टेक कर रही हैं तो आप अब दोबारा इस क्वेश्चन में फिर कभी मिस्टेक आपका नहीं होगा जब आप अच्छे से समझ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास में चरणों में होता है और स्कीमा की परिपक्वता बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेगा। टाइम आउट हो जा रहा है आप लोगों का, तो आगे बढ़ते हैं।
कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार इन्होंने तीन चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना, सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज। नेहा कुमारी, सही आ रहा है आपका आंसर। बी नहीं होगा। जो भाषा अधिग्रहण उपकरण की बात करी थी, ये नॉर्म चॉम्स्की जी ने इसकी बात करी थी कि भाषा का एक यंत्र बच्चों के माइंड में होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको भाषा का ज्ञान होने लगता है, वो एक जो अधिकरण या उपकरण होता है उनके दिमाग में सेट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग चीजें सीखने लगते हैं। और संज्ञानात्मक विकास प्याजे जी ने बात की है और स्कीमा की भी बात प्याजे जी ने की है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोट्स्की के अनुसार कि पहले भाषा का विकास होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका समाज से इंटरेक्शन होता है। और इसके जस्ट अपोजिट प्याजे जी ने कहा कि बच्चों में पहले संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर भाषा का विकास होता है। ठीक है, जो इनके तीन टूल थे वो क्या थे? समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, SCL से भी याद कर सकते हैं या SLC से भी ऐसे याद कर सकते हैं, इनकी जो थ्योरी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगी। तो आप देखेंगे ना, मैंने 2022 के पूरे ऑनलाइन पेपर देख लिए, उसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो होपफुली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, जहां तक मैं सोचती हूँ, जितना मैंने पेपर्स को देखा है। ठीक है, तो इसमें कोई सैड होने वाली बात नहीं है। अभी ये स्टार्टिंग, अभी तो बहुत सारे MCQ आपके बचे हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अच्छा होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। जो प्रगतिशील कक्षा की बात करें, जो उसमें शिक्षार्थियों का अधिगम, शिक्षण अधिगम अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन करते हैं, वो क्या होता है कि बच्चों के सीखने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा पैदा करता है, माता पिता को प्रतिक्रिया देने की प्रयोजनाओं के लिए उच्च, निम्न और गैर प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने में सहायता करता है। और क्या होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है, जो क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि देता है और शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र पर प्रतिबंधित करने में मदद करता है। सेवेंथ का आंसर डी। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है बच्चे। दीपू, ये प्रीवियस ईयर है, मैंने पहले ही ईयर इंक्लूड कर दिया कि ये आपके सेकंड पेपर में आया था। कल मैंने फर्स्ट पेपर कराया था, जो 2021 में आई थी, जनवरी में हुई थी। ये सेकंड पेपर है जो जनवरी में हुई थी आपकी, तो उसका मैं करा रही हूँ। और आई एम श्योर कि अगर आप पूरा कर लेते हैं ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्व होने वाली है। क्योंकि मैंने पूरा आपका स्टार्टिंग से पेपर देखा है और खुद भी दिया है, पास भी किया है, और आगे के भी पेपर को मैंने देखा है। ठीक है, डी, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर, नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं कि लिंग रूढ़िवादिता, जो आपके लैंगिक एक चैप्टर है, लैंगिक विकास के रूढ़िवादिता के मुद्दे जो हैं ना, उससे आ रहे हैं। ये 2022 का नहीं है, 2021 का है। 2022 का जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और कई शिफ्ट में हुआ था, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी करेंगे। पर सब पे करते हुए जब आप उसको करेंगे ना 2022 का, तो आपको मजा आ जाएगा करने में। चलिए, लिंग रूढ़िवादिता को कम करने और सभी लिंगों के लिए विकास की संभावनाओं को व्यापक बनाने के लिए एक प्रभावी कक्षा रणनीति है। लिंगों के बीच जैविक मतभेदों को अनदेखा और खारिज करना, समाज में चित्रित लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करना, समान लिंग क्षमता का समूह बनाना या मिश्रित सेक्स गतिविधियों में समूह बनाना और चर्चा को बढ़ावा देना। क्या करना चाहिए?
बिल्कुल सही बोल रही हैं माही कि आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हम इतने होते हैं कि हम पढ़ना भी भूल जाते हैं और चीज़ों को रिवाइज़ भी करना भूल जाते हैं और हमें इतना होता है कि हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपके जो आंसर आते हैं चीज़ों के बारे में माही, आप बहुत अच्छा रिप्लाई करते हो और चीज़ों को जानते हो। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है?